Hello everyone and welcome to KGS IS प्लेटफॉर्म। ये एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो JPSC PT हुआ है अभी 2026 के अप्रैल और 19 अप्रैल को। उसमें जो इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चन जो आए हैं, खासकर इंडियन इकोनॉमी से, मैं झारखंड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में, उसमें तो एनालिसिस की आवश्यकता बहुत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि PCS वगैरह थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चनों में कुछ एनालिसिस की आवश्यकता होगी उनको बताएंगे और इसको हम लोग एक समझेंगे कि आखिर इसका सही उत्तर क्या है। तो एक एक करके 10-15 क्वेश्चन है मेरे सेक्शन से, इसकी बात मैं कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कि विकसित भारत का दृष्टिकोण, मैं हिंदी को ही बेस बनाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों का हिंदी है, एक आध लोग अंग्रेजी होगा तो अपना देख लेंगे, अंग्रेजी यहाँ लिखा हुआ है। तो विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण अनुरूप क्या है? तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। और किसी के पास एक भी शब्द याद होता है ना, नारी, तो नारी सिर्फ इसी में है, किसी में नारी है ही नहीं। तो सरकार का फोकस ये है कि 4 ही क्लास होने चाहिए, एक गरीब पुअर लोग, एक युवा यूथ, एक अन्नदाता यानी फार्मर्स, और नारी मतलब महिलाएं। तो इसका सही उत्तर आपका यही होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वही भी सिंपल क्वेश्चन आया था, ब्लू इकोनॉमी। सब क्लास में बताई गई है नीली अर्थव्यवस्था। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जो एक ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी है, कई सारी इकोनॉमियां होती हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो समुद्री संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके कुछ अर्जित करना। तो इसका बेस्ट उत्तर यही है, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। समुद्री संसाधनों का ऐसा उपयोग नहीं कि समुद्र को नुकसान पहुंचे। आजकल समुद्री कचरे की समस्या बढ़ गई है, तो समुद्री संसाधनों का उपयोग भी करना है और उसका सतत उपयोग करना है जिससे कि वो समुद्र के संरक्षण भी हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, कौन सी लघु योजना लघु मध्यम उद्यमों को समर्थन देती है? एक योजना है, ये सब लघु मध्यम के लिए नहीं है, बल्कि मुद्रा योजना जो है, PM मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। योजना 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें लोन दिया जाता है 50,000 रुपये से लेकर के 2015 में आई थी योजना ये 8 अप्रैल को। और इसमें ध्यान रखना कि 50,000 रुपये से लेकर के, पहले 10 लाख था, अब 20 लाख तक लोन मिलता है। ये सब तो चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और इसमें 3 प्रकार के लोन है, एक शिशु ऋण है, इन्फेंट शिशु, एक किशोर और एक तरुण। ये 3 प्रकार के लोन मिलते हैं इसमें। 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक और 5 लाख से 20 लाख तक। पहले 10 लाख था, अब 20 लाख कर दिया गया। तो मुद्रा योजना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में कार्यशील आयु की अधिक संख्या, 15 से 59 वर्ष के लोगों को हम लोग कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। भारत में IMF वैश्विक स्तर पर 15 से 64 वर्ष मानता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, लेकिन भारत में चूंकि लोगों की आयु कम है इसलिए इसको हम लोग मानते हैं 15 से 59 वर्ष। ठीक है, मेक इन इंडिया की पहल कब शुरू हुई? 2014 में। ये सब तो बिल्कुल सिंपल है।
विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी? विश्व की जनसंख्या 1 अरब जो है 1804 वगैरह में माना जाता है। तो शताब्दी जो है 19वीं हो जाएगी। मैं क्लास में कई क्लासेस में जो फाउंडेशन बैच लेता हूं सब बताता हूं। 1800 में दुनिया की आबादी कितनी थी, 1900 में कितनी थी, 1970 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। इस सब में चर्चा में दुनिया की और देश की समस्याओं के लिए इनकी बातें करता रहता हूं। तो 1800 में कई बार बोला गया है। वैसे जेपीएससी के बैच में नहीं बताया चीज़ों को, क्योंकि वो उसमें नहीं हम लोग, लेकिन आप लोग इसको कहीं और भी पढ़ चुके होंगे। तो जो लोग पढ़े होंगे उनकी जानकारी सही होगी, वो ये कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका शताब्दी 19वीं हो गई, 1804 में हुआ था ये। वीवीजी राम जी विकसित भारत ग्रामीण योजना जो मनरेगा के बदले में लाई गई है, इसमें क्या रखा गया है? इसमें 125 दिन। मनरेगा में 100 दिन था, इसमें 125 दिन है। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर टेस्ट का पेपर होता ना तो मैं इसको डिस्कस करता डिटेल में, लेकिन चूंकि ये एग्जाम का पेपर आ चुका है, इसमें बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चूंकि मिला लेंगे किसका क्या सही हुआ है, किसका क्या गलत हुआ है। केंद्रीय बजट 26-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च निर्धारित किया गया है? 20,000 करोड़। अब ये चीजें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है। और अगले बजट में भी आप इस तरीके की चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि पीसीएस में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP 26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब है LIFE, लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ जो है लाइफ स्टाइल एक ही साथ है, फॉर इन्वायरमेंट। ये योजना शुरू की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि LIF कैपिटल होगा ना इसमें। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये योजना थी, ये 2021 में शुरू हुई थी, जो कि ग्लासगो में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहां शुरू की गई थी। 2021 COP 26 में हुआ था, जो कि स्कॉटलैंड में एक शहर है ग्लासगो, वहां पर ये शुरू किया गया था। मतलब वहीं पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में ये प्राइम मिनिस्टर ने बातें कही थी मिशन लाइफ की। अब तो ये आ चुका है, तो इस पर क्या बात करना ज्यादा। गैट के बदले में कौन संस्था आई थी? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, गैट की जगह पे WTO। क्लास में पूरा सब समझाया भी गया आप लोगों को। गैट से पहले क्या बनना था, गैट क्यों बना, गैट कब WTO हुआ, आर्थर डंकल, सब समझाया गया था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वासियों को सर्वाधिक भाग रहती थी, ये महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में करीब धारावी के चलते जो है ना, धारावी जो वहाँ का है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 था। ये नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2 और पश्चिम बंगाल नंबर 3, ये 3 थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र में 11.8 मिलियन, यानी करीब 1 करोड़ लोग से ज्यादा लोग रहते थे वहां पर 11 की जनगणना के अनुसार स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में। ठीक है। और देश की कुल जो झुग्गी झोपड़ी की आबादी है, देश की कुल
झुग्गी आबादी का 18.09% महाराष्ट्र में रहता है। ध्यान रखिएगा, उस समय के अनुसार। अब तो इसमें कुछ परिवर्तन हो गया। एग्जैक्टली क्वेश्चन पढ़ाया गया था, यूपीएससी भी आया होता है। ग्रीन जीडीपी का अर्थ क्या है? पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए जीडीपी। यानी जो जनरल एक होता है परंपरागत जीडीपी, जो देश का जीडीपी है 300-400 लाख करोड़, उस जीडीपी को उत्पादन करने में हमारे यहाँ जो पर्यावरण की क्षति पहुंची उसका मौद्रिक मूल्य निकालते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, और उसमें से माइनस करने के बाद जो जीडीपी आती है उसे हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लो कि देश की जीडीपी 100 लाख करोड़ है, इस 100 लाख करोड़ को उत्पादन करने में हमने जो पर्यावरण की क्षति पहुंचाई उसका मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। कैसे मौद्रिक मूल्य निकालेंगे? कि सरकार ने कितना सब्सिडी दिया सोलर पैनल पर, कितना दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। ये सब क्या है? इस सरकार को तो खर्चा ही होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, सोलर पैनल पर, एलईडी बल्ब पर, एलपीजी पर। ये क्यों दिया जाता है? दिया जाता है ताकि पर्यावरण की क्षति न पहुंचे। तो सरकार मान लो 10 लाख करोड़ रुपया अगर खर्चा करती है पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए, तो 90 लाख करोड़ जो है आपका जो है ये हो गया, ये जीडीपी हुआ, और ये पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ा, तो ये इसे हम लोग पर्यावरणीय जीडीपी, ग्रीन जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लास में चर्चा किया था बार बार। कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से, लेनिन के लेनिन जो वहां के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने शुरू किया था 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी। लेनिन के नया आर्थिक कार्यक्रम। कई बार क्वेश्चन विभिन्न पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। लेनिन के नया आर्थिक कार्यक्रम, न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो कि लेनिन ने 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, और रूसी क्रांति के बाद वहां पे सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, उसी में सिद्धांत दिया था नया आर्थिक कार्यक्रम। ठीक है, अगला एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो 2023-24 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो ये याद रखिएगा, ये रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, एक आता है रिपोर्ट NMPI, बताया गया क्लास में आप लोगों को, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसकी 2022-23 की रिपोर्ट जो थी जनवरी 2024 में आई थी। उसी रिपोर्ट में बात कही गई कि भारत में जो बहुआयामी गरीबी है, बहुआयामी गरीबी मतलब जो कई चीजों से पीड़ित है। एमपीआई में आप लोगों को पता होगा, मैंने क्लास में बताया भी है, एमपीआई में डायमेंशन, आयाम जो है 3 होते हैं, और संकेतक जो है वो 10 होते हैं। जो ग्लोबल एमपीआई है, वैश्विक एमपीआई, और जब एनएमपीआई है जो निकालता है नीति आयोग, इसमें आपके आयाम, डायमेंशन जो है वो 3 ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और संकेतक जो है इसमें 12 हो जाते हैं। जो ग्लोबल लेवल पे एमपीआई आता है उसे 2 ज्यादा संकेतक इसमें आ जाते हैं। एक मातृत्व स्वास्थ्य, माताओं का स्वास्थ्य, और बैंक खाता, ये 2 लिया गया। सब पढ़ाया गया है डिटेल्स में क्लास में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन चूंकि टर्म ऐसा है कि बहुत लोगों को गलत हुआ होगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लीप फ्रॉगिंग, हिंदी में कहते हैं
संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है, मतलब वही लीप फ्रॉगिंग एक ही साथ है, लीप फ्रॉगिंग, इसको संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है? ठीक है ना। लीप फ्रॉगिंग, लीप फ्रॉगिंग का मतलब क्या होता है कि भारत में आजादी के समय प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र नंबर 1 था। सेकंड में आपका टर्शियरी सेक्टर था और थर्ड में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था। लगभग 52 हिस्से था, 17 हिस्से था, 31 हिस्से था। आज भी है नंबर 1 ये हो गया है, नंबर 1 ये हो गया है, नंबर 2 ये हो गया है और नंबर 3 ये हो गया है, नंबर 3 ये हो गया। ठीक है ना। तो आज भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र कभी भी नंबर 1 नहीं हुआ और इसे लीप फ्रॉगिंग कहते हैं। चाइना, जापान, साउथ कोरिया सब नंबर 1 क्यों हुए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र नंबर 1 हुआ। अपने यहां आजादी के समय प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 था। आज जो है टर्शियरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र नंबर 1 है। द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र कभी भी इकोनॉमी में नंबर 1 नहीं हुआ। इसी को टेक्निकल टर्म है लीप फ्रॉगिंग, है ना। तो इसका उत्तर होगा बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के चरण के छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव, है ना। यानी हमने कृषि से होना क्या चाहिए? कृषि से उद्योग और तब सेवा क्षेत्र, लेकिन हम लोग सीधे कृषि से सेवा पे आ गए। उद्योग कभी भी हमारा नंबर 1 नहीं रहा। इसे हम लीप फ्रॉगिंग कहते हैं, संरचनात्मक संक्रमण कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सभी लोगों का ये पेपर अच्छा गया होगा और कहीं ना कहीं आप लोग इस पेपर में पीटी में सफलता करें और मेंस के लिए तैयारी करें और जीवन में सफल हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर अगले कभी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।